नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कंदगुप्त के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको स्कंदगुप्त के बारे में पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो ये जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का एक सम्राट था जिसने 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। उसने शासन के वक्त होण जाति के लोगों ने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और होणों को पराजित करके उसने गुप्त साम्राज्य को विघटन से बचा लिया था। तो आइए जानते हैं स्कंदगुप्त का परिचय। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे। उसकी माता राज्य की एक छोटी रानी थी। स्कंदगुप्त का एक सौतेला भाई था जिसका नाम पुरुगुप्त था और पुरुगुप्त की माता अनंता देवी थी। स्कंदगुप्त की माता के बारे में कई अवधारणाएं हैं। स्कंदगुप्त के बिटारी के शिलालेख में उसकी माता का नाम नहीं बताया गया है, जबकि उसकी दादी व परदादी के नाम बताए गए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि उसकी माता एक शूद्र तथा एक छोटी रानी थी। कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य को ठुकराया है। वे समझते हैं कि स्कंदगुप्त की विजय होने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलने गए थे और खुशी के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। ये घटना उसकी माता के विशेष प्रभाव व पद का व्याख्यान करती है। इस घटना की तुलना भगवान कृष्ण और देवकी से की है, क्योंकि कृष्ण विजय पाने के बाद अपनी माता देवकी से मिलने गए थे। अब आइए जानते हैं स्कंदगुप्त के शासन के बारे में। बिटारी अभिलेख के मुताबिक स्कंदगुप्त के पिता के देहांत हो जाने के बाद उसने 455 से 456 ईस्वी यानी कि 136वां गुप्त वर्ष, जो गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। राजा बनने के शुरुआती समय से ही होण जातियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और होण उस समय बहुत शक्तिशाली और धनवान बन गए थे, जो समुद्रगुप्त के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। उन्होंने उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के शासन के समय से ही राज्य के कुछ अंगों पर अधिकार कर लिया और वो राज्य के उन भागों को वापस पाना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक रात नग्न धरती पर बिताई और अगले दिन भयंकर युद्ध करके उसने हूणों को हरा दिया। इसी विजय के बाद वह अपनी विधवा माँ से मिलने गया। हूणों को पुष्य मित्र या म्लेच्छ भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार हूण नर्मदा नदी के किनारों के क्षेत्र में रहते थे और कुछ मतों के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सैन्य बल से राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा उसने खुद को गुप्त साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अब आइए जानते हैं स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य का युद्ध। कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम वर्षों में हूणों ने अपना विद्रोह तेज कर दिया और उस समय स्कंदगुप्त राजकुमार था। उन्होंने आक्रमण की योजना बना ली और एक धारणा के मुताबिक स्कंदगुप्त को हूणों को दबाने के लिए भेजा गया था। पीछे से राजधानी में उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम का देहांत हो गया और जिसकी वजह से उसे वापस राजधानी जाकर राज सिंहासन पर अधिकार जमाना पड़ा। उसने हूणों को अपनी भयंकर प्रताप और वीरता से कुचल दिया और इस विजय के बाद वो सीधा अपनी माता से मिलने गया। और हूणों का आक्रमण लगभग 455 से 456 ईस्वी को हुआ था, यानी कि उसके राजा बनने से पहले। स्कंदगुप्त ने शौर्य और ताकत से हूणों को हराकर अपने शासन को ही नहीं बल्कि राज्य की प्रजा को भी भयंकर अन्याय और अशांति से बचा लिया। जूनागढ़ के अभिलेख पर भी हूणों के इस आक्रमण का पता चलता है। अब आइए जानते हैं हूणों से युद्ध के बाद स्कंदगुप्त का क्या हुआ। स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त करने के बाद सभी राज्यों पर गवर्नर बैठाए और सौराष्ट्र यानी वर्तमान में जो गुजरात से हूणों के विद्रोह का उद्भव हुआ, तो वहां पर उसने अपने विशिष्ट गवर्नर प्रणदत्ता को भेजा। जूनागढ़ स्तंभ के अभिलेख में लिखा गया है कि सौराष्ट्र का गवर्नर बनने के लिए कुछ असामान्य योग्यताएं चाहिए थी और वह योग्यताएं सिर्फ प्रणदत्ता में थी, जिसके कारण उसे सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। प्रणदाता के गवर्नर बनने के बाद उसने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरिनगर शहर यानी वर्तमान में जो जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र का मजिस्ट्रेट बनाया और ये क्षेत्र सौराष्ट्र की राजधानी मानी जाती है। चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जो कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। बाद में उसके पोते सम्राट अशोक ने इस झील का पुनरुद्धार किया और लगभग 150 ईस्वी में रुद्रामन ने भी इस झील को पुनर्निर्मित करवाया, परंतु 456 से 457 में ये झील नष्ट हो गई और जिसे चक्रपालित ने पुनर्निर्माण करवाया। अभिलेख में बताया गया है कि चक्रपालित ने बहुत सारा धन इस झील को बनाने में लगा दिया और उसने वही भगवान विष्णु के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब आइए जानते हैं स्कंदगुप्त के सिक्के।
स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त की तुलना में बहुत कम सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों में सोने की कम मात्रा लगाई गई, जिससे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारे युद्ध किए थे और इन युद्धों के कारण राज्य के राजकोष पर प्रभाव पड़ा और सोने व धन के अभाव के कारण शायद उसने कम सिक्के जारी करवाए थे। स्कंदगुप्त के 5 प्रकार के सोने के सिक्के थे। एक तो था धनुर्धारी, दूसरा राजा और रानी, तीसरा छत्र, चौथा शेर कातिल और 5वां घुड़सवार। और 4 तरह के चांदी के सिक्के थे। पहला गरुड़, दूसरा सांड, तीसरा अवतार और चौथा मध्य देश। उसके पिता के समय जारी हुए सिक्कों का वजन लगभग 8.4 ग्राम बताया गया है, परंतु स्कंदगुप्त सिक्के 9 ग्राम के मिले हैं। और स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी के बाद हुई थी। उसकी मृत्यु के निश्चित वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है और उसने 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया और उसके बाद उसने शासन छोड़ दिया। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उसने 467 ईस्वी के बाद तक भी शासन किया, परंतु इसके कई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और स्कंदगुप्त ने 467 ईस्वी तक शासन किया और स्कंदगुप्त के बाद उसका भाई पुरुगुप्त साम्राज्य के सिंहासन बैठा, जो उसका सौतेला भाई था। पुरुगुप्त कुमारगुप्त प्रथम व अनंता देवी का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि पुरुगुप्त की माता एक विशिष्ट रानी थी, जिसके कारण पुरुगुप्त राजा बन गया। पिता कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के समय संभवतः पुरुगुप्त एक छोटा बालक था, जिसकी वजह से स्कंदगुप्त सम्राट बना था। और वैसे तो सम्राट स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक अमूल्य सम्राट था, जिसके अंदर एक प्रतापी शासक के गुण थे। उसको खोने के बाद गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर चलता गया और लगभग 50 वर्षों के बाद उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण किए, जिससे गुप्त साम्राज्य लुप्त हो गया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की समुद्रगुप्त के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।